एक लड़की को क्या पहनना है, इस मामले में धर्म कहाँ से आ जाता है? कुरान में है। हाँ, हिजाब, ओढ़नी, कई चीजें हदीस और कुरान दोनों में। पर रसूल अकरम का बीवी भी तो एक बिजनेस करने वाले थे, वो तो कभी पर्दा नहीं किया। अल जवाहिरी आपके लिए क्या है? तमीज में रहिए, महिला हैं आप, महिला की तरह बिहेव करिए। महिला की तरह बिहेव करिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये होते कौन है ये बताने वाले कि हमें कैसे बात करनी है, कैसे नहीं। तालियों की ये गूंज उन महिलाओं तक पहुंचे ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो आज इस लड़ाई में अकेले खड़ी। ईरान के लेडीज की उसकी फेम की वजह से थोड़ा सा अपने बाल को कटना चाहती हूँ। टाइम्स नाउ नवभारत की ये मुहिम है कि ईरान की महिलाओं के साथ, उनके हक की आवाज के साथ हम खड़े होंगे, क्योंकि कल को ये सवाल हिंदुस्तान के सामने उठ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आज सवाल बड़ा है, आज सवाल महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक घटना जो ईरान में घटती है उसका क्या असर हिंदुस्तान में दिख रहा है और क्यों इस असर को गंभीरता से समझने की जरूरत है। आज इस पर एक विशेष कार्यक्रम हमने यहां पर रखा है। ईरान में महिलाओं ने एक क्रांति छेड़ दी है, एक आंदोलन छेड़ दिया है कि उन्हें हक हो उनकी पसंद का। आप तस्वीरें लगातार देख रहे होंगे जहां पर महिलाएं आपको अपने बाल काटती हुई दिखाई दे रही हैं। क्यों उन्हें ये जरूरत पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी ताकि उनकी एक छोटी सी मांग, जिसके लिए वो आंदोलन कर रही हैं, वो अनसुनी ना रह जाए। पूरे विश्व समुदाय का ध्यान उनकी तरफ जाए, जो गया भी। भारत में भी समर्थन की आवाजें उठ रही हैं। विश्व के अलग अलग हिस्सों से आप वो आवाजें उठती हुई देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दुनिया की आधी आबादी को सम्मान से जीने के लिए, स्वतंत्रता से जीने के लिए उन्हें हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है, ये फैसला किसी और से सुनने की जरूरत क्यों है? ये चॉइस, ये पसंद, ये फैसला उनका अपना क्यों नहीं है? तो आज 3 मुख्य सवाल देश के सामने, ईरान के सामने और दुनिया के सामने है। पहला बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं को यह हक क्यों नहीं है, और आखिर इतनी छोटी सी बात के लिए भी उन्हें जमीन पर उतरकर आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा प्रमुख सवाल यह है, ईरान में आप एक आग सुलगती हुई देख रहे हैं, लेकिन उस धुएं का असर हिंदुस्तान में भी है। हिजाब को लेकर बहस यहां पर भी छिड़ी हुई है, मसला न्यायालय तक जा पहुंचा है। लेकिन आज हिंदुस्तान में जो बहस चल रही है उसका भविष्य क्या होगा, इस पर गंभीरता से बात होनी जरूरी है। और तीसरा बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर जब जब कट्टरता का असर आप देखते हैं तो उस कट्टरता का शिकार महिलाएं ही क्यों होती हैं? चाहे वो कट्टरता किसी भी धर्म और विचारधारा से जुड़ी हुई हो, उसका शिकार महिलाएं ही क्यों होती हैं? तो इसी सवालों के इर्द गिर्द आज एक बड़ा कार्यक्रम हमने यहां पर रखा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, और टाइम्स नाउ नवभारत की ये मुहिम है कि ईरान की महिलाओं के साथ, उनकी हक की आवाज के साथ हम खड़े होंगे, क्योंकि आज ये सवाल बेशक ईरान का है, लेकिन कल को ये सवाल हिंदुस्तान के सामने, यहाँ की महिलाओं के सामने, यहाँ की आधी आबादी के सामने भी उठ सकता है। मैं हिजाब पहने जाने के नहीं, थोपे जाने के खिलाफ। मैं आजादी के साथ हूँ, मैं नहीं मानती। हिजाब हिफाजत करता है। मैंने देखा है, वो आपकी नियत के लिए औरतों का पर्दा है। हिजाब के खिलाफ ये मेरा क्रोध है, प्रतिशोध है, मेरा विरोध है। तो बहुत जरूरी है समझना कि आज वो लोग जो इन तस्वीरों को, बाल काटने की इस हरकत को किसी विचारधारा विशेष से जोड़कर देख रहे हैं या राजनीतिक एंगल से देख रहे हैं, ये समझिए कि ये महिलाओं की बुनियादी हक की आवाज है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास पैनल मौजूद है। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अंबर जैदी जुड़ गई हैं, हिस्टोरियन देवेंद्र सिकरवार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शामून काजमी साहब भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। इस तरफ आप देख रहे हैं हमारे साथ आयमन रिजवी जी मौजूद हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पीस पार्टी से शादाब चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इस्लामिक स्कॉलर हाजिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आप सभी का। फ्रंट रो में आज जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पहली पंक्ति पर जिन लोगों को आप इस वक्त बैठे हुए देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से, ईरान से हिंदुस्तान आए हैं, जिनकी जड़ें वहां भी आज बसती हैं, और इन्होंने फर्स्ट पर्सन वो तकलीफें देखी हैं जिसका जिक्र
आज हम सीधे इनके मुंह से सुनेंगे। साथ ही कुछ यंग क्राउड हमारे साथ मौजूद है, यंग लड़कियां हैं, यंग स्टूडेंट्स आए हैं। आप सभी का स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। और मैं उम्मीद करती हूं कि तालियों की ये गूंज ईरान तक पहुंचे, उन महिलाओं तक पहुंचे, ताकि उन्हें यह ना लगे कि वो आज दुनिया में इस आंदोलन में, इस लड़ाई में अकेले खड़ी हैं। और वो लड़ाई जो महसा अमीनी से शुरू हुई थी। महसा अमीनी की ये तस्वीर जब मैं इस वक्त यहाँ पर इस कोलाज पोस्टर में लगे हुए देखती हूँ, तो मुझे वो प्रतीक यहाँ पर दिखाई देता है जो आज चीख चीख कर ये सवाल पूछ रहा है कि अपनी पसंद फॉलो करने के लिए मुझे मौत के घाट उतार दिया गया। कहाँ थे वो लोग जिन्हें मेरे साथ खड़े होना था? क्या वो आवाज निकली? कुछ आवाजें निकली जो आप इन चेहरों को यहाँ पर देख रहे हैं। एक तस्वीर यहाँ इस टीनेजर की आप देख रहे हैं। ये एक वीडियो में विरोध करते हुए दिखाई दी तो कुछ दिन बाद इनकी मौत हो गई। ऐसा ही एक चेहरा यहाँ पर आप और देख रहे हैं, इस लड़की का जिसने एक वीडियो बनाया, अपनी पसंद का जिक्र किया और उसकी मौत हो गई। यहाँ पर आप अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए महसा अमीनी को देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में उस लड़ाई का जिक्र कर रही हैं जो ईरान की महिलाओं ने छेड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि आज हिंदुस्तान की आवाज क्या कहती है? कहां है वो लोग जो महिलाओं के सम्मान और हक की बात करते हैं लेकिन आज खामोश हैं? और मैं किस गैंग का जिक्र कर रही हूं ये आप भली भांति जानते हैं। यहां पर बालों के कुछ हिस्से कटे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ फूल भी हैं और कुछ मोमबत्तियां रखी हैं, क्योंकि आज प्रतीकात्मक रूप से हम यहां पर ईरान की महिलाओं के हौसले को, उनकी लड़ाई को, उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप में से जो भी लोग आज इस सॉलिडारिटी में यहां पर खड़े हैं वो आए और आज एक रोशनी यहां पर जलाएं ताकि रात के अंधेरे में भी ये रोशनी ईरान तक पहुंचे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं बातचीत की। और अंबर जैदी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आखिर आज हमें ये मोमबत्तियां क्यों जलानी पड़ रही हैं? आखिर आज हमें ये बात क्यों करनी पड़ रही है कि दुनिया की आधी आबादी अपने हक से अपनी मर्जी के कपड़े पहन सके, अपनी चॉइस खुद चुन सके, किसी और से सुनकर ना आए? इसके लिए आज साल 2022 में भी हमें बात करनी पड़ेगी? मीनाक्षी, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आज जबकि हमने देखा कि जब थर्सडे को जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया कोर्ट की तरफ से, तो उसके बाद से जो रिएक्शंस आए हैं खासतौर से मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से, और जो जस्टिस जुलिया ने बात कही वो एक इंडिविजुअल की चॉइस की बात की। हमारा आर्टिकल 19 भी सबके फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल राइट्स की उसकी गारंटी करता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे इंडिविजुअल राइट को आप नहीं तय कर सकती, वो मेरा अधिकार है, मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, और वो भी उस जगह पर जहाँ पर पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड एक यूनिफॉर्म है, वहाँ पर एक इंडिविजुअल मुझे यूनिफॉर्म में स्कर्ट, शर्ट या सलवार कुर्ता कुछ पहन के जाना है, ये एक स्कूल का ये जो इंस्टीट्यूशन होता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा होता है। और जब एडमिशन होता है तो सबको पता होता है कि ये उस स्कूल का एडमिशन है, ठीक है, वहाँ पर लॉजिकल बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है अंबर, इस पूरे मामले में धर्म कहाँ से आ जाता है? एक लड़की को क्या पहनना है, इस मामले में धर्म कहां से आ जाता है? किसी धर्म की मुखालफत कैसे हो जाती है? वही सवाल ये है, यहीं पे ये सवाल आ जाता है। पहले तो जब कोर्ट जाया जा रहा था तो ये कहा गया कि ये हमारा इंडिविजुअल राइट है और हमें इसमें हमारे देश ने, हमें संविधान ने अधिकार दिया। लेकिन अब ये बात भी कही जाती है कि धर्म का अधिकार है, ये कुरान में लिखा है, तो ये तो मानना ही पड़ेगा। अगर मानना ही पड़ेगा तो फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस रह कहां से जाती है? फिर तो हर एक मुसलमान के लिए वो बराबर से लागू होती है। बात वही है कि इसके आवाज उठाने वाले हमें कौन मिलते हैं? मर्द मिलते हैं। क्या कभी आपने किसी महिला को सड़क पर देखा? ये इतनी जो आवाजें बुलंद हो रही है, जितने पिटिशनर्स है दर्जनों, उसमें ज्यादा मर्द हैं। तो सवाल ये है कि महिलाओं की बिना पर ये डिसाइड कर रहे हैं महिलाओं की लड़ाई भी पुरुष क्यों लड़ेंगे, महिलाएं क्यों लड़ेंगी? एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आज आपने किया है ना, ये ईरान की महिलाओं के लिए, अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भारत की महिलाओं के साथ भी यही होगा। पॉइंट टेकन। और इस पर मैं आयमन रिजवी जब आपके पास आना चाहूंगी, जो ईरान में हुआ कल को अगर वो हिंदुस्तान में होगा
तो हम किस मुंह से भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को चेहरा दिखाएंगे? मैम हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी हो ही रहा है। अच्छा, आप हाथरस की बात नहीं करती हैं। अच्छा। आप बिल्किस बानो की बात नहीं कर हुई रहे इस देश में बात क्या होगी? आपने साबित करिए, नहीं हुई बात क्या? साबित करिए मैडम, बात नहीं हुई। और आपने जैसे साबित करिए, मुझे ये बताइए आपने किस चश्मे से टेलीविजन देखा? आप मेरी बात सुनिए, अगर ठीक है, गलत पर आपने एक आरोप लगाया, उसका जवाब मैं दूंगी। ने निंदा करी, जो आरोप आपने लगाया मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। होता है। मोदी आप जी ये कह रही हैं, नहीं, आप ये कह रही हैं बिल्किस बानो की भी बात हुई, इस देश में हाथरस की भी बात हुई। आप मनुष्य की बात नहीं करते हैं, ये आप हाथरस की बात नहीं करते हैं, बेसिक है। आप कुछ बात नहीं करते। मैडम ये बेसिक है, मैडम ये बेसिक है, ये बेसिक है। बात मैडम आज ईरान की नहीं हो रही है, बात आधी आबादी की हो रही है, निंदा करी, बात आधी आबादी की हो रही है। आज सवाल ये है, ठीक है, मैं ये बेसिक क्लियर करना चाहती हूँ कि आज सवाल ये है कि जो ईरान में हो रहा है वहाँ पर वो प्रोटेस्ट करने वाली कौन है? वो महिलाएं हैं जो लड़की कह रही है, हैं कि हम ये नहीं चाहते। लड़की है, लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा है, लड़की है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि बिल्किस के साथ क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत में सब चीजें खत्म हो गई। भारत में हर घंटे रेप होता है, वहाँ पे आप कुछ बोलते हैं, मतलब हम ईरान पहुंच गए। ईरान के में हमारा संविधान नहीं रहता मैडम। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, वो लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उन्हें किसी ने उकसाया नहीं है? अपनी मर्जी से आप कह रही हैं, आपके पास अरे मैडम मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, मैं ईरान में नहीं हूँ। सीधी सैटेलाइट तस्वीर मैडम मैं ईरान में नहीं हूँ ना, मैं यहाँ खड़े होकर बात कर रही हूँ। आप यहाँ पे वो लड़कियां जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं, पता कोई गायबी ताकत उनको भी उकसा रही हो। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए मैडम, वो महिलाएं आपको पता है दुनिया में क्यों कर रही हैं जहाँ पे ट्विटर नहीं है, ना ईरान में है ना वो महिलाएं कोरिया में, क्यों कर रही हैं? ट्रेंड हो जाता है वाली बात। मैडम वो महिलाएं प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं कि आपको बेसिक समझ आता है? नहीं वो नहीं आता है। चलिए मैं यहाँ पर अब आपको ठीक है, शायद आपने ईरान की खबरें नहीं देखी, तस्वीरें नहीं देखी होंगी, पर मैं आपको मैं आपको अब उन लोगों की बात सुनाऊंगी जो वहाँ रहकर आए हैं। ठीक है, यहाँ प्रथम पंक्ति में आप जिन्हें बैठे हुए देख रहे हैं, ये वो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं, वहाँ की तकलीफों को झेल कर आए हैं। कुछ की जड़ें परिवार ईरान में भी बसते हैं, वहाँ से यहाँ पर आए हैं। सीधे इनके मुंह से सुनते हैं इनके अनुभव क्या है। मैम सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि कितना समय हुआ? 10 साल से मैं इंडिया में 10 साल से हैं। 10 साल ईरान आप कितने साल रही? ईरान भी 5-6 इयर्स वहाँ पर मैं रह चुकी थी। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ आइए जरा एक बार। ठीक है, आप आइए यहाँ पर मेरे साथ। और आज आपको साथ में लाने का पर्पस ये है, यहाँ पे किसी सेक्सिस्ट रिमार्क की या महिलाओं के वस्त्रों पर, आभूषण पर टिप्पणी की बात नहीं है, बट आई रियली अप्रिशिएट योर ड्रेसअप एंड आई रियली लाइक इट। ऑल आई वांट टू नो कि जिस तरह से आज आप तैयार हैं, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी पसंद है। क्या इस आउटफिट के साथ, इस तैयारी के साथ आप ईरान की सड़क पर चल सकती हैं? पहले तो मैं महसा अमीनी का जो कत्ल ईरान में हो गया, इसके बारे में भी बहुत हम सबको, जो लेडीज़ है, हम सबको बहुत पेन मिला। और ईरान में 40-50 साल पहले तो वहाँ पर बहुत एक अच्छा सा लाइफ, ज़िंदगी, सब कुछ फ्रीडम था। तो उस टाइम के हिसाब से अभी तो कोई ऐसा आज़ादी किसी को नहीं है। हो के अगर इतना भी पहले थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा लंबा और फुल स्कर्ट और एक छोटा सा स्कार्फ के साथ, तो मुझे ईरान से आपके बाजू इस तरह से दिख नहीं इतना होना चाहिए। अच्छा, कवर अप होना चाहिए। एग्जैक्टली, जिस तरह मुझे अफगानिस्तान से प्यार है उतना ही मुझे इंडिया से भी प्यार है, उतना ही मुझे ईरान से प्यार है, क्योंकि हमारे बेस ईरान से है। ठीक है, तो क्या है बात, आजकल जो महसा अमीनी का डेट हो गया, उसकी चॉइस की वजह से, मैं उसी वजह से जो अभी यहाँ बात करती हूँ, तो बात यह है कि ये फ्रीडम वहाँ पर नहीं है। और मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारे साथ आयमन जी थी और उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप ये नहीं देख रहे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर कि उनको ये नहीं मालूम कि ईरान में क्या हो रहा है। और उन्हें भड़काने वाला कोई नहीं ना। ये बच्ची मारी गई अगर, एग्जैक्टली, ये कैसे इसकी मौत बिल्कुल हुई? ये बेगुनाह कोई भड़काने वाला नहीं। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि अगर आप इस ड्रेसअप के साथ वहाँ पर जाएंगी तो आपके साथ क्या होगा? नहीं जा सकते। मेरे एक दो एक्सपीरियंस है, जो कि वहाँ की मोरालिटी पुलिस 2-3 टाइम, क्योंकि मैं खुद फिल्म लाइन में और डिजाइनिंग और इन चीजों में, तो यही जो ड्रेस में ड्रेसअप करके जाती थी, तो अक्सर मुझे वहाँ पर पकड़ के मुझे पूछताछ करते थे कि ये ड्रेसअप पूछताछ करते थे। और एक दो बात करना चाहती हूँ। तो आजकल जो महसा को ये प्रॉब्लम हो चुका है, इसी तरह के हजारों हजार
महसा अफगानिस्तान में है, तो हम सब का पेन एक है। जो जिस तरह मैंने बोला कि जितना मुझे इंडिया से प्यार है, जितना मुझे मेरी कंट्री से, इंडिया से है और ईरान से प्यार है, तो मुझे बहुत इस बात का चिंता है कि ऐसा ना हो जाए कि 40-50 साल बाद अल्लाह ना करे इंडिया भी इसी तरह से लोग आजादी के लिए, वही मुस्लिम जो कि शायद 50 साल पहले, 40 साल पहले ईरानी लोग उन्होंने ये रिवोल्यूशन किया, अभी उनके बच्चे इस इनकलाब के ऑपोजिट है। इंडिया में ऐसा ना हो जाए। तो जिस तरह एक मैं एक छोटा सा दिखाना चाहती हूँ कि जिस तरह महसा के उसकी वजह से दूसरी लेडीज अपने बाल को कट रहा है, मैं भी उसी की वजह से अपने अफगानिस्तान और ईरान के लेडीज की उसकी पेन की वजह से थोड़ा सा अपने बाल को कटना चाहती हूँ कि यानी मर्द लोग जो है वो थोड़ा सा अपना शहवत को मर्द लोग कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर आजकल मैं इसी तरह हूँ, मैं एक अकेली वोमन हूँ, अपनी इज्जत के साथ रहती हूँ, अपनी इज्जत से कमाना चाहती हूँ, लेकिन कभी गलत काम नहीं करती हूँ। मैं जब अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ, क्यों तालिब जो अफगानिस्तान में है, क्यों वो अपने शहवत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? बस यही बात। जो बात अभी इन्होंने कही, उस बात के बाद शब्द नहीं बचते, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि कोई और आपके लिए नियम क्यों बनाएगा और कोई और आपके लिए चीजें क्यों तय करेगा। और देवेंद्र जी, अब मैं आपको बातचीत में लाना चाहूंगी यहाँ पर। मुझे ये बताइए, ईरान में जो हो रहा है वो सिर्फ आज ईरान की बात नहीं है। क्यों ये समझने में लोग फेल हो रहे हैं? जिस बात का जिक्र अभी उन्होंने किया यहाँ पर, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हमारी महिलाएं, बच्चियां आज पड़ी हुई हैं और वहां पर तालिबान उनके लिए फैसले लेता है कि उनको नेल पॉलिश लगानी है या नहीं लगानी है, वो पार्लर या सैलून जा सकती है नहीं जा सकती हैं, घर से बाहर निकलेंगी तो किसी के साथ जाना है या नहीं जाना है। ये फैसले लेने वाला कोई दूसरा कौन है? और उससे बड़ी बात मैं यहाँ पर उठाना चाहती हूँ, जिस ईरान का आज हम जिक्र कर रहे हैं, 1970 का ईरान क्या था? जो लड़कियां आज आंदोलन कर रही थी, उनकी दादियां, उनकी परदादियों ने कौन सा वक्त देखा है और आज क्यों उन्हें भविष्य के अंधकार में ढकेला जा रहा है? इसका बेसिक जो रीजन है वो है हिस्ट्री से अनअवेयरनेस। ईरान में जब भी कुछ होता है उसका असर देर और सवेर, सूनर और लेटर इंडिया पर आते ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे साइरस से लेकर के अरबियंस तक और नादिर शाह से लेकर के खोमैनी तक, जब भी कोई चेंज आया है पूरा का पूरा बेल्ट अफेक्ट हुआ सीधे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब तक ईरान अरबों के शिकंजे में नहीं आया था, इंडिया पर जितने भी इन्वेजन हुए, नेवल इन्वेजन, वो सब फेल हुए। और ईरान पर 954 में जैसे इसका इस्लामाइजेशन हो गया, उसके बाद सिंध का पतन हो गया इंडिया में। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ईरान जो हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना। एक्चुअल में जो दुनिया के जितने भी कट्टरवादी हैं, उन्होंने सबसे पहले जो उनका अटैक होता है वो होता है लेडीज पर और रिलीजन की ओट में होता है, क्योंकि वो सबसे बढ़िया टूल है। असलियत ये है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है इस समय, जो यूथ कर रहे हैं, वो एक तरह से उनका रिग्रेट है जो उन्होंने खोमेनी को ला करके किया था। और अब उन्हें सारे के सारे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को डर सता रहा है पर्शियन स्प्रिंग का, कि कहीं जो इजिप्ट में स्टार्ट हुआ था वही पर्शिया से जो आग लगी हुई है वो पूरी की पूरी दुनिया में न फैल जाए। तो इसीलिए पूरा का पूरा वर्ल्ड इसके अगेंस्ट में हो रहा है और उसे नाम दे रहा है रिलीजियस या फ्रीडम ऑफ चॉइस। मुझे तो हंसी इसी बात पर आती है, आप फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात कर रहे हैं और गुलामी की मतलब जंजीरें पहन रहे हैं और कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस। ऐसा दुनिया में कहीं होता है कि हम जंजीरें पहन रहे हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस है? हिजाब जस्ट एक कल्चरल इन्वेजन था अरबों का। ठीक है, हाजिर खान जी, मैं चाहूंगी इस पर आप जवाब दें। देखिए मैडम मीनाक्षी जी, बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान भेजा है उसको भेजने वाले रब्बुल आलमीन, लाने वाले सादिक और अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम और जिन पे आया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कायनात के नंबर 1 आदमी हैं, इस कायनात में नंबर 1 है उनका। बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, शेख सादी ने क्या कि इंसानों में अगर कोई मुकाम है तो मेरे महबूब का। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरे नूर में और सूरे अहज़ाब में ऐलान कहा, इसमें मैं तर्जुमा भी लेके आया हूँ कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरतों से कहें कि जब वो अपने घर से निकले तो अपने ऊपर ओढ़नी डाल लिया करें। ये कुरान का हुक्म है। ओढ़नी लिखा है? हाँ,
ओढ़नी जिबाब लिखा है। है वो क्या जिबाब अल्फाज है उसका, ओके। नहीं, शब्द क्या है मैं जानना चाहती हूँ। जिबाब डाल लो। दूसरी मतलब बात वो पर्दा है, हाँ, वो पर्दा, हिजाब है, पर्दा, वो ओढ़नी है, शब्द और क्या ये है? जब हुक्म आया, ठीक है। एक मिनट, जब ये ठीक है, हुक्म आया लेकिन तो जो बिल्कुल होता है, बाजार ठीक में है। औरतें थी, जो बाजार में नहीं, औरतें मैं थी, इसलिए पूछ रही हूँ सर क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं ना पूरा देश सुन रहा है, पूरे तो फैक्ट्स कुरान पर, में, तथ्यों पर कुरान सही में रहिए। है, ठीक मैं है। कोई अपने पास है और आप कुरान से ये इनकार कह रहे करना, हैं, कुरान से आपने किस शब्द ओढ़नी शब्द का जिक्र किया आपने? हाँ, हिजाब, ओढ़नी, कई चीजें उसमें। अच्छा, ये लिखा है वहाँ लिखा है सब, हदीस और कुरान दोनों में। हमारा हुक्म जो है, कुरान अल्लाह का हुक्म है और नबी सल्लल्लाहु तो अलैहि वसल्लम जो ईरान में हो रहा है वो नहीं मान रहे हैं क्या इस किताब को? वो नहीं मान रहे हैं क्या धर्म को? देखिए पूरी दुनिया ईरान में जो हो रहा है, पूरी दुनिया मीनाक्षी जी उस किताब को ना माने, मैं ये और समझना पूरी चाहती दुनिया हूँ। मुर्तिद हो जाए भाई वो तो इस्लामिक अल्लाह देश की है ना शान में सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो इस्लामिक और देश है कोई ना। पूरी दुनिया माने और सर, इस्लामिक देश उसको भी है अल्लाह की और शान में। उनके भीतर से आवाज निकली है ना। मैडम इस्लामिक आप देश ये- का संविधान है कि पर्दा करना मैं है। आपसे सर ये पूछ रही हूँ, उसी समाज के भीतर के लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना। मैडम अगर कोई उसी आदमी समाज के भीतर के लोग ये बता रहे हैं, इस बात से तकलीफ है, उनकी मेरे बात मैडम सुनेंगे, आउटकास्ट कर मीनाक्षी देंगे। जी, कुरान ठीक को है। अगर 5 वक्त की नमाज हम पर फर्ज है, हर मुसलमान पर, बालिग मर्द औरत पर, सब पर फर्ज है। ठीक है। अगर कोई नहीं पढ़ लिया चलिए। तो ये यहाँ उसकी पर हमारे जिम्मेदारी है साथ, कि ना के। ठीक है, मुझे बताइए, वो ये कह रहे हैं कि ये तो आदेश दिया गया है और ये आदेश ऐसा कहा गया है कि महिलाओं को ये पर्दा लगा। क्या आपने भी यही धर्म पढ़ा? इनका बात मैं मानती हूँ, रसूल अकरम का बात ये कहना दुरुस्त है जो इन्होंने कहा, रसूल अकरम बता दिया था। पर रसूल अकरम का बीवी भी तो एक बिजनेस करने वाले थे, वो तो कभी पर्दा नहीं किया था हमारी तरह और ये मैडम की तरह हिजाब करके निकल गया था। उन्होंने तो नहीं बोला था कि वो घर में बैठो, मत पढ़ो, पढ़ाई मत करो और किसी को पढ़ाई मत दो। वो कभी नहीं बोला था कि ये पर्दे कर लो। मैडम जैसे इन्होंने बुर्का पहन लिया है, मैंने बुर्का पहन लिया, ऐसे बोला है, वो मन मर्जी का बोला है, कभी ऐसे नहीं बोला। पसंद का बोला है। आप ये कह रहे नहीं हैं, मैडम ठीक है? कोई मैं ये नहीं, तो आप ये कह रहे हैं वो गलत पढ़कर आई है, क्या आप ये कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जिन्होंने कहा कि वो बिजनेस करती थी, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इन्हें जानकारी हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बाद कौन सी बिजनेस की है उन्होंने? बता दें, जवाब दे दें। इन्हें जानकारी नहीं है। अरे बिजनेस करती थी जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान नहीं आया, पर्दा आया है उनकी इंतकाल के बाद। बीच में हो जो भी मुस्लिम है कहीं पर भी, मैं इंडिया पे हूँ, मैं क्यों बिना पर्दा नहीं हूँ? क्योंकि मेरा मन मर्जी है, इनका मर्जी ये है कि बिना पर्दे रहे, ये बिना पर्दे में। मैडम कुरान का हुक्म किसी के कुरान का हुक्म आपका बात मैं मान लेती हूँ, ना माने, मैं आपका बात मान लेती हूँ। जवाबदेही उसकी बनेगी, आप कर रही हैं, आपकी जवाबदेही बनेगी। वो नहीं कर रही। कौन बोलेगा यहाँ पे जरूरी ये बात है। बीबी खदीजा ठीक है, शादी के बाद बिजनेस किया कि नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया, अल्लाह नाराज कह रहे हैं, नहीं किया। कासमी साहब, अब चर्चा में मैं आपको जोड़ना चाहूंगी। देखिए जो कुछ हुआ यहाँ पर, जिस तरह से घटना घटी वो आपने देखा। सवाल फिर वही यहाँ पर आके अटक जाता है कि हिजाब के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन हिजाब थोपे जाने की खिलाफत यहाँ पर हो रही है और खुद महिलाएं जिनको ये करने के लिए कहा जा रहा है वो इस लड़ाई में आगे हैं, वो ये सवाल उठा रही हैं। क्या उसके बावजूद भी उन्हें अनसुना कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सुधार नहीं, की शुरुआत कैसे होगी? बिल्कुल नहीं। ना उन्हें अनसुना किया जा सकता है, ना नज़रअंदाज किया जा सकता है। मैं आपको ये बताऊं कि महिलाएं इस दुनिया की आधी आबादी हैं। हमने जिस माँ की कोख से जन्म लिया है वो हमारी माँ है, और जिस बेटी को हमने जन्म दिया वो हमारी बेटी यानी डॉटर है, और जिस एक वाइफ हमारी लाइफ पार्टनर है उसे हम वाइफ बोलते हैं। आप चारों रिश्तों पर जब नज़र डालेंगे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चारों रिश्तों की अहमियत को बताया है। मैं आज जिक्र करना चाहता हूं, आज एक पत्रकार की हैसियत से आप महिलाओं के मुद्दों को उठा रही हैं, मैं कंडेम करना चाहता हूं। पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं महिलाओं के अंदर कोई उनके साथ ज्यादती हो रही है तो वो दीन इस्लाम के साथ और सर्व धर्मों के साथ ज्यादती है। सारे धर्म जो है वो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। और आगे कहना चाहता हूं कि हमने उससे प्रेरित होकर के आज मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, एक महिलाओं के मसाइल को उठा रही है। और हमने जब 750 बच्चों पर 1000 बच्चों पर 750 लड़कियां रह गई थी, हमने कहा कि अगर तुमने इन महिलाओं के साथ में सर मुझे ये बताइए, मैं वही कहना चाह रहा हूं, मैं ये समझना चाहती हूं, बस एक बात पूरी कर दूं। मैं आज डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी हमारे दोस्त हैं, उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने अखबार के जरिए से तमाम उन स्कीमों को चलाया। और आज नव भारत टाइम्स को मैं चाहता हूं कि दुनिया में जहां भी ज्यादती हो रही है हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, उसके लिए आपकी आवाज एक दबंग आवाज है, पहली आवाज है, आप बधाई की पात्र हैं। अब आगे पूछिए। क्या सर कोशिश यही है देखिए कि ये आवाज आगे जाए, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वो लोग
जो महसा अमीनी के हिजाब ना पहनने की यहां पर भी हिमायत करते हुए दिख रहे हैं, या जिस तरह से वहां पर हिजाब को लेकर जो ज्यादतियां हो रही हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर रहकर, वो क्यों कर रहे हैं? उनके पास कौन सी डेफिनेशन, कौन सी एक्सप्लेनेशन है धर्म के? चूक कहां हो रही है? देखो मीनाक्षी, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं यानी उनकी महिलाओं की मुखालफत कर रहे हैं, उनके मैं बारे में क्या कहूं? हम तो सपोर्ट कर रहे हैं उन महिलाओं को कि जिनके साथ ज्यादती हो रही है। हमने अपनी सरकार से कहा है, लेकिन सिर्फ हमने सपोर्ट अपनी करने से सरकार नहीं से होगा कहा ना। है जो गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है उसे सुधार कौन करेगा? ईरान को कहिए कि उन सर, महिलाओं लेकिन को सुधार कौन करेगा? करे। सुधार कौन करेगा? सुधार की शुरुआत कैसे होगी? हमारा ये क्राउड क्या मुस्लिम समाज आपस में मिल बैठकर हिजाब की जरूरत और थोपे जाने के जो मसले सामने आ रहे हैं उस पर बात करने के लिए तैयार है? मैच्योर है कि इस पर मैच्योरिटी के साथ बात करेगा? हाँ मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि इंटेलेक्चुअल जो है मुसलमानों का, वो उन महिलाओं को स्कूल में जो स्कूल की ड्रेस की बात है उनकी हिमायत करता है और हम हिमायत करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, चलिए मैं आपके इसी बिंदु को लेकर मैं इस वक्त आना चाहूंगी आप शादाब चौहान जी के पास। मैं आ रही हूं आपके पास। शादाब चौहान जी, ठीक है सर, कामों में पीछे न रह सके। शादाब चौहान जी, देखिए जब जब बात होती है धर्म से जुड़े कट्टर विचारों की, और उस कट्टर विचारों का शिकार जो है वो महिलाएं होती हैं, और इसमें मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही, लगभग ऐसी परिस्थिति दुनिया के कोनों कोनों में दिखाई दी है। बड़ा सवाल यह है कि अगर आज मुस्लिम समाज के भीतर मुस्लिम महिलाएं ही ये कह रही हैं कि उनको उनकी पसंद का हक आप दीजिए, तो क्या मुस्लिम समाज मिल बैठकर ये बात करने के लिए तैयार होगा? निश्चित मैडम, पसंद के हक की आपने बात की। भारत की बेटियां पटिशनर हैं, आज वो चाहती हैं कि वो हिजाब पहने, लेकिन आज कौन से लोग हैं जो उनको रोक रहे हैं? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? राइट टू रिलीजन नहीं है? राइट टू चॉइस नहीं है? उनके अधिकार को कौन छीन रहे हैं? उनकी आजादी को छीनने वाले कौन लोग हैं? क्या बताइए कि जो बच्चियां ये कह रही हैं कि मैं भी, जैसे मेरे सिख भाई पगड़ी पहन के स्कूल को जाते, जैसे हमारी हिंदू बहनें तिलक लगा करके जाती, हाथ में कलावा पहन करके जाती, सिख नन डॉक्टर्स कवर कर रखती, मैं भी अपने चेहरे को या हिजाब पहन करके जाना चाहती हूं, तो उससे वो फ्रीडम को क्यों छीनना चाहते हैं? क्या संविधान में कहीं डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं है मैडम। लेकिन कौन लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? दोनों चीज क्लियर है। इस्लाम ने वाज़ेह तौर से कहा अल्लाह का हुक्म है हिजाब, लेकिन सुनिए, लेट मी ठीक है, नहीं मैं सुन ली सर, आपकी बात मैंने काफी सुन ली। मैं मुझे भी सवाल पूछने दीजिए सर, आपने अपनी पूरी बात कही। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अल्लाह का हुक्म है आप यहाँ कह रहे हैं, या हमारे तरीकों में ऐसा होता है इस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं मानेगा तो उसका गला काट देंगे, सुन लीजिए, उसे मार देंगे, उसे मौत के घाट उतार देंगे। मुंबई में पति पत्नी के बीच का मामला है, हिजाब पति के हिसाब से नहीं पहना, पत्नी ने तो गला रेत दिया ना। सुन लीजिए, मुझे ये बताइए, आपने नहीं, आपने सिख धर्म से तुलना कर दी, आपने हिंदू धर्म से तुलना कर दी। आप मुझे ये बताइए कि आपको कितने उदाहरण पता है कि अगर टीका नहीं लगाया, या जो पति ने कहा वो पत्नी ने नहीं किया, घूंघट नहीं किया तो मौत के घाट उतार दिया? कितने केसेस पता है आपको? बिल्कुल, आप लोगों को ऐसे केसेस याद पड़ते हैं? नहीं, एक बार मुझे बताइए। ठीक है सर, आपके पास बहुत दलील है। ऑडियंस, आप मुझे बताइए, हाथ खड़े करके बताइए, आपको ऐसे केसेस मालूम है जहां पर टीका लगाने के लिए फोर्स किया गया हो, कलावा बांधने के लिए फोर्स किया हो, घूंघट करने के लिए फोर्स किया है, साड़ी पहनने के लिए फोर्स किया है, जीन्स ना पहनने के लिए फोर्स किया है और उसके लिए मार दिया है? कितने केसेस हैं? ऐसे केसेस आपकी नॉलेज में? ऐसे केसेस हैं? थोड़ी आवाज बताइए मुझे जरा अपनी, ऐसे केसेस हैं? ठीक है, मुझे जवाब देने नहीं है, चलिए बताइए। नहीं, जवाब दे बताइए। पहली बात तो यह कि भारत के अंदर कानून है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी की फ्रीडम को छीनता है तो उस पर कानून के तहत मुकदमा दर्ज होगा और कानून उसको सजा देगा, जो भी अत्याचार करेगा। लेकिन अफसोस मुझे मैडम ये होता है कि जो संविधान वो करेगा जो संविधान करेगा, मोमबत्तियां नहीं जलती, संविधान वो करेगा, की बेटियों के लिए जलती है, संविधान नहीं, की बेटियों के लिए नहीं, संविधान नहीं, संविधान नहीं, न्यायालय नहीं, न्यायालय ने बिल्किस के दोषियों को सजा दी है। किसी देश के न्यायालय ने ईरान की बात क्यों कर रहे हैं? भारत की बात कीजिए, क्योंकि हमें डर है कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए सर आप आंखें खोलकर समझिए परिस्थिति क्या है। मुंबई किस देश में है? मुंबई किस देश में है? भारत के अंदर क्या होता है? मुंबई किस देश में है? कानून ने काम करेगा? मुंबई किस देश में है? अपराध होता नहीं होता है? मुंबई किस देश में है? पहले बताइए। वैलेंटाइन डे पे क्या होता है? बजरंग दल के लोग क्या करते हैं? अरे भाई साहब, मुंबई को इस देश का हिस्सा मानते हैं? नहीं, आज चलिए आज बेसिक पे बात करिए। बात कीजिए आप। मुंबई को इस देश का हिस्सा मानते हैं आप मानती हैं? मुंबई को मानते हैं आप? सर हम मैं तो पाकिस्तान को भी भारत का हिस्सा मानता हूं। आप कहिए, आप कहिए। अच्छा, अल जवाहिरी देश के सामने कहिए मैडम। अल जवाहिरी आपके लिए क्या है सर? अल जवाहिरी कौन है? जो दुश्मन हमारे देश का वो मेरा दुश्मन। अल जवाहिरी जो मेरे देश का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। अल जवाहिरी करता है।
कर्नाटक की घटना का समर्थन अल जवाहिरी करता है? बताइए, मुझे क्या करना आज उससे? साबित करिए। बाहर में जाओ, अल मुझे क्या करना? जवाहिरी बाहर में नहीं, कौन है अल जवाहिरी? अल जवाहिरी कौन है? नहीं, मुझे क्या डिफाइन मतलब? करिए। बलबोट ये से कौन है? शख्स सावरकर यहाँ पर कौन है? खड़े होकर नहीं, नहीं। अल जवाहिरी एक वो ग्लोबल उत्तराखंड की आतंकवादी अंकिता को है, मारने वाला ये कौन नहीं है? बोल पा रहे हैं। अंकिता को मारने वाला जो कौन है? लोग नहीं बोल जो पाएंगे। लोग अल जवाहिरी बीजेपी को के नेताओं के आतंकवादी बारे नहीं में बोल बोलेंगे आप। पाएंगे, जो लोग अल जवाहिरी को आतंकवादी नहीं बोल पाएंगे, लोगों के बारे में नहीं अरे बोलेंगे जो सर, लड़कियों की इज्जत लूटते हैं। आप बीजेपी की तुलना अल जवाहिरी से कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं यहाँ पर किसने खड़े होके? किया? बकवास आप मैं कर आपसे रही हैं। ये पूछ रही भारत हूँ में कैसे बात करेंगे आप दूसरे सर, देश से? आप मुझे हमें बताइए क्या अल मतलब? जवाहिरी भारत की कौन बात है? कीजिए। अल जवाहिरी कौन है मुझे बताइए आप। होगा आपका रिश्तेदार, मैं तो नहीं जानता कौन है, मैं जानता नहीं, ही हम ऐसे मैं रिश्तेदार नहीं जानता। पालते, मैं जानता ही नहीं ना कौन है। तो हम ऐसे मैं नहीं रिश्तेदार जानता। पालते हैं, ना मैं ही जानता हमें ही ऐसे नहीं। रिश्तेदारों को मैं जानता ही कंडेम नहीं करने आप से किसकी पहले बात कर सोचना रही हैं। पड़ता है। आपको पता है, मुझे नहीं एक पता। सेकंड नहीं, आपका रिश्ता है, सर, आपको पता है, सुनिए। मुझे नहीं पता मैडम। सुनिए मैं मेरी नहीं बात, जानता। मेरी बात सुनिए। मैं भारत के मेरी लोगों की बात बात अब आप करूंगा। सुनिए। सुनाइए। अल जवाहिरी कौन है आपको ये पता है या नहीं पता है? मुझे भारत का पता है, अगर मुझे आपको नहीं पता तो मैं आपसे आगे बात नहीं, कर मुझे नहीं पाऊंगी, पता, ठीक मुझे भारत के लोगों का ठीक पता है, है। चलिए। अंकिता को मारा गया आतंकवादी है। उत्तराखंड में, मुझे ये पता है। उत्तराखंड में हाथरस गई थी, उसके परिवार से मैं बात करके आई थी, हाथरस की ठीक है? बेटी की इज्जत लूटी गई। हाथरस की खबर हमने दिखाई थी, हमने बात की थी। मोमबत्तियां आप ये कितनी जली आपके बताइए, यहाँ पर? आप मुझे आपकी कितनी बताइए। मोमबत्तियां से जली? अरे सर, मैं आपसे ये पूछ फलस्तीन रही की हूँ, माँओं के मुझे लिए ये कितनी बताइए, मोमबत्तियां जली? किस मुस्लिम महिला के लिए आप सड़क पर उतरे हैं? क्यों नहीं उतरेंगे? किसके लिए उतरे हैं? हमेशा उतरे हैं। बताइए कब उतरे हैं? तो हमेशा बिल्किस बताइए बानो के कब लिए उतरे उतरे हैं? हैं। बस क्यों, क्या बिल्किस दिक्कत है? बानो, बिल्किस क्यों, क्या बानो के लिए दिक्कत उतरे है? ना, कोई दिक्कत नहीं, और उतरिए, नहीं, शौक है। निर्भया कौन लेकिन थी? मुझे ये बताइए, निर्भया के लिए उतरे। मुझे ये बताइए, निर्भया के लिए मुझे उतरे, ये हाथरस की बेटी के लिए बताइए, अल उतरे। जवाहिरी को आतंकवादी क्यों नहीं बोल पा रहे आप? क्यों नहीं बोल पा रहे? बताइए मुझे। आपका क्या ये जो रिश्ता है? महिलाएं यहाँ मैं पर तो मौत के जानता घाट नहीं, उतारी गई आप जानती हैं हैं, मैडम। ये जो महिलाएं मौत के घाट उतारी गई है, ये कौन है? ये कौन है? पूछ मुझसे रही ये है। कौन है? महिला की तरह बिहेव करिए। नहीं, मैं सम्मान से कह रहा हूँ। आप ये हरकत मत करिए। महिला की तरह बिहेव करिए, नहीं, इस तरह महिला की तरह बिहेव करिए, महिला की तरह बिहेव करिए, एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करना। महिला की तरह बिहेव करिए, एक्सक्यूज मी, महिला की तरह बिहेव करिए। आज ये बात समझ में आ गई आखिरकार। मीनाक्षी जी, आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोल पाएंगे। अगर महिला आपसे आपकी बराबर की आवाज में आकर बात करे तो आप कहेंगे महिलाओं की तरह बिहेव करिए। यही हमारी कोशिश थी कि ऐसे दोगले चरित्रों को उजागर किया जाए। ये सिर्फ 3 चेहरे थे आपके सामने, लेकिन इन 3 चेहरों के जरिए उस सोच को यहां पर उजागर करने की कोशिश हुई है जिनके लिए लड़ाई ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक जारी है। और ऐसे लोगों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर अपनी बराबरी के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए महिलाएं बात नहीं करेंगी तो फिर आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। कोई ट्रोल, कोई भी बुली आपको बुली नहीं कर सकता। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। मैं जी और बजाइए, बात करना चाहती हूँ। इस सिलसिले में जो मैं बात करना चाहती हूँ अपनी एक्सपीरियंस को, मैंने जहाँ तक जो 5-10 मिनट पहले भी बोला कि जितना मुझे मेरी कंट्री से प्यार है उतना ही मुझे इंडिया से प्यार है। मैं अफगानिस्तान मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आऊंगी, लेकिन जो लोग, जो ऑडियंस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि उनकी राय भी बहुत जरूरी है। ये माइक जरा आगे पास करिएगा। बहुत सारी लड़कियां हैं और मैं छोटे छोटे क्विक रिएक्शंस के लिए आपके पास आऊंगी। मुझे ये बताइए कि क्या जिस तरह की तस्वीर आज आपने यहाँ पर देखी, जहाँ पर एक चैनल की एंकर को, एडिटर को ये कह दिया जाता है कि महिलाओं की तरह बिहेव करिए, जी, इस लाइन का आपके लिए क्या मतलब है? उनकी मेंटेलिटी दिख रही है, जो वो सोचते वो बाहर आ रहा है। इसकी वजह से जो न्यू जनरेशन, जो न्यू यंग गर्ल्स है, वो अपनी चॉइस के ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रही है। ठीक है, महिलाओं की तरह बिहेव करिए। महिलाओं की तरह बिहेव करना, अगर ये महिला का सम्मान मैं समझ नहीं पाई, अगर ये महिला का सम्मान करती तो आज यहाँ से जाना नहीं चाहिए था इन्हें छोड़कर। ठीक है, महिलाओं की तरह बिहेव करिए, क्या मतलब होता है इस बात का? आप लोगों ने भी सुनी होंगी ऐसी बातें। ऑब्वियसली क्या मतलब? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये होते कौन है ये बताने वाले कि हमें कैसे बात करनी है, कैसे नहीं। और दूसरी बात अगर यही चीज हम बोले कि आप पुरुषों की तरह बात करिए, तो ये एक स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं कि पुरुष किस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि हमने इन्हें खुद को देखा, ये कितनी अभद्र भाषा में बिहेव करके यहाँ से गए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्पेसिफिकेशन होता है कि महिलाओं की तरह हमें कैसे बात करना चाहिए। हमें राइट ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कैसे भी बात कर सकते हैं। ये होते कौन है हमें बताने वाले? ठीक है, एक व्यक्ति ने कहा महिलाओं की तरह बिहेव करिए और 2 व्यक्ति उसके साथ यहाँ पर चलते हुए मुझे दिखाई दे गए।
आप तो तालिबान का सामना करके यहाँ पर आई हैं। एक अहम बात जो मैंने महिलाओं की तरह बिहेव करिए, नहीं, एक अहम बात जो इसकी बातों के बीच में मुझे सुनाई दिया, उसने बोला कि मैं इंडिया को भी पाकिस्तान के हिस्सा समझती हूँ। यही बोला ना? मैं एक ही रिपोर्टर हूँ अफगानिस्तान में, को इंडिया का हिस्सा समझता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे इन्होंने यहाँ तक पहुंच गए, आप यूं ही समझ ले हम सब सेफ नहीं है। वो इसलिए कि ये लोग यहाँ तक पहुंच गए। अगर इनकी, मेरे सिस्टर का बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। अगर ये इनका बात सही था तो फिर क्यों भाग के चले गए? ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं अब अपने गेस्ट के पास यहाँ पर जाना चाहूंगी। महिलाओं की तरह बिहेव करिए, यही मेरे ख्याल से वो क्रक्स है जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। यही बात है ना कि आप उसको हिजाब पहनना है, नहीं पहनना, ये उसकी पसंद क्यों नहीं हो सकती? ये क्यों बताना पड़ेगा कि महिलाओं की तरह रहिए, शरीर ढक कर रहिए, घर में बैठिए, बाहर मत जाइए, टीवी मत देखिए, फिल्म में काम मत करिए, मेकअप मत करिए? यही बात है ना। ये रूल कौन तय कर रहा है? कौन तय कर रहा है ये रूल? और मुझे तो आज हैरानी इस बात की है कि कार्यक्रम के जिक्र की, जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, हमने ईरान से बात शुरू की, लेकिन आज हमारे गेस्ट पैनल पर वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो उस कट्टर सोच का समर्थन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ईरान में जो हुआ, हिंदुस्तान भी उससे बहुत दूर नहीं है उस समस्या से। देवेंद्र जी, हिस्ट्री तो हमेशा यही कहती है कि आप पड़ोस में अगर कुछ हो रहा है उसे अवॉइड करेंगे तो वो मुसीबत, वो आग जो वहां लगी हुई है वो यहाँ भी आ सकती है। ईरान में जो भी हो रहा है उसका देर सवेरे असर हिंदुस्तान पर आना ही आना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ईरान की लड़कियां सफल होती हैं, हिंदुस्तान में भी कट्टरता और धर्मांधता पर प्रहार होगा और यहाँ पर उसके जो भी इस तरह के तत्व हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर वो असफल हो गई, दुनिया ने उनके हक में आवाज नहीं उठाई, तो ये तय बात है कि आज जो मीनाक्षी जी पे जिस तरह से एग्रेसिव हो रहे हैं, कल को वो कुछ भी, किसी भी तरह का ब्लास्फेमी या किसी भी तरह का कोई आरोप लगा करके यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। कासमी साहब, बस इस सवाल के बाद में कार्यक्रम को विराम दूंगी। दो महत्वपूर्ण बातें जो उस चर्चा से निकलकर आई, जिस बात का जिक्र उन्होंने किया, कर्नाटक के एक जिले में एक मसला उठता है जो अभी न्यायालय में है। न्यायालय फैसला करेगा कि क्या होना है, लेकिन हम ये देखते हैं कि उस मामले में पीएफआई से लेकर अल जवाहिरी तक की एंट्री हो जाती है। मरने से पहले का आखिरी बयान ग्लोबल टेररिस्ट का यही है ना, जिसमें वो मुस्कान का नाम लेकर कह रहा है कि लड़ो इस्लाम के लिए, तुम ही हो असली हमारे झंडा बरदार। और यहां पर खड़ा शख्स अल जवाहिरी को आतंकवादी नहीं कह पाता, आतंकवादी नहीं बोल पाता। कहां जा रहे हैं, कहां खड़े हैं हम? मीनाक्षी जी, ये मुस्लिम जो हमारी तालिबा हैं, छात्राएं हैं, ये उन्हें मुख्य धारे से काटने का, मेन स्ट्रीम से अलग करने का एक षड्यंत्र है। एक बच्ची जब पढ़ती है तो एक पूरा परिवार पढ़ता है, और वो बच्चियां जब वो कॉलेज में जाती हैं तो उस ड्रेस कोड को जो वहाँ का है उस पर, उन सब पर लागू होता है, और इससे हमारी इक्वलिटी और हमारी जो बराबरी है, ना कोई अमीर है ना गरीब है स्कूल के अंदर जा कर के, वो साबित होती है। हमारे दोनों काबिल जजों ने जो कल फैसला दिया है वो भी इतना खूबसूरत है इस जमहूरी निज़ाम का, यानी लोकतंत्र में इतना बढ़िया फैसला कि एक आदमी उन बच्चियों की तरफ कहता है कि उनके फ्यूचर की बात है, और दूसरा इक्वलिटी की बात करता है, और फिर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है बड़ी बेंच के लिए। ये हमारे लोकतंत्र की जीत है। और रह गई बात, ये मैं आपको बता दूं मीनाक्षी जी, बड़े उसके साथ मैं आपसे बात कह रहा हूं कि इस्लाम जो एक धर्म है, वो निज़ाम हयात है, आर्ट ऑफ लिविंग है। वो किसी के हुकूक को, किसी के अधिकारों को रोकता नहीं है, और न ही कहीं वो पाबंदी लगाता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एजुकेशन बोर्ड का मेंबर हूं। हमारे यहाँ एक दर्जन से ज्यादा हमारे स्कूल चलते हैं, और उन स्कूलों की अलग अलग ड्रेस है, और हर ड्रेस को सब फॉलो करते हैं, उसमें टाई भी है। और किसी बच्चे के ऊपर, यानी वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल, और यही जरूरी मैं आपसे कहना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, आज जो यहाँ पर आप ये डायस बाकी 3 खाली कह रहे हैं, सर एक सेकंड, जो यहाँ पे 3 डायस आप खाली देख रहे हैं, ये इस वक्त उस सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सुधार कैसे होगा, क्या हम आपस में एक परिवार की तरह मिल बैठकर बात कर पाएंगे, लेकिन वो बात कैसे होगी अगर रास्ता निकालने वाले रास्ता छोड़कर भाग जाएंगे। और इसीलिए हमारी कोशिश भी आज यही थी कि कम से कम जो महसा अमीनी के साथ हुआ,
कल को हिंदुस्तान में किसी और के साथ वैसा ना हो। हिजाब पहनने को लेकर आपकी पसंद जो है आप फॉलो करिए, कोई यहां पर ये नहीं कह रहा कि हिजाब को बंद कर दीजिए, लेकिन विरोध हो रहा है हिजाब के थोपे जाने का। और हम इतना मानते हैं कि हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है कि बड़े से बड़े मसले हमने आपस में बैठकर सुलझाए हैं, निपटाए हैं, और यही हमारी ताकत है। और ये ताकत दूसरे जो आस पड़ोस के देश जहां पर आप नुकसान होते हुए, तकलीफें घटते हुए देख रहे हैं, वैसी परिस्थिति नहीं होगी। ये गुमान है अपने हिंदुस्तान पर। तो हमारे हिंदुस्तान पर, हमारे हिंदुस्तान की स्पिरिट के लिए कि वो सही दिशा और सही फैसले लेगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और एक बार फिर हम इन तमाम लड़कियों को नमन करते हैं जो तमाम अत्याचारों को झेलते हुए भी आगे बढ़ रही हैं और गोली का और बंदूक का सामना कर रही हैं, सर नहीं झुका रही हैं। तो आप में से जो भी लड़कियां आज यहाँ पर साथ खड़े होना चाहती हैं महसा अमीनी के, उन तमाम लड़कियों के लिए वो मुझे ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि ये मुहिम इस तरह से बुली करने वाले लोगों पर रुकनी नहीं चाहिए। ये हर लड़की का हक है, उसे क्या पहनना है, क्या खाना है, अपने जीवन के लिए क्या फैसले लेने हैं, ये उसकी चॉइस है।